हेलो स्टूडेंट, आज के हमारे वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सोच अपनी अपनी। इस चैप्टर के अंदर हमें थोड़े तर्क वितर्क वाद विवाद के बारे में बताया गया है। तो किसी विषय पे अगर हमें तर्क करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ उनके कुछ नमूने आपको दिए गए, उनके उदाहरण दिए गए हैं। पहले, किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। तो क्या कहते हैं कि जो तर्क वितर्क करते हैं ना हम एक दूसरे के सामने, पक्ष और विपक्ष दो पक्ष होते हैं, जब कोई सामने वाद विवाद होता है तो एक कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है, तो उन्हीं को हम वाद विवाद कहते हैं। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। क्या होता है कि इस तरह के वाद विवाद के लिए पहले से ही एक विषय चुना जाता है कि किस विषय पर उनको चर्चा करनी है, वो तय होता है। इसलिए एक पक्ष है उनके खिलाफ में है और एक पक्ष उनके तरफेन में है। दोनों ही सामने तर्क वितर्क है। एक जैसे कि हम फ़ायदे और गैरफ़ायदे बताते हैं, वैसे ही उसी तरह पक्ष में और विपक्ष में लोग अपनी अपनी तरह से उनके लाभ हानि सब कुछ बताते हैं और उनका तर्क करते हैं कि ये सही है कि गई नहीं है। उसी तर्क वितर्क को हम विवाद करते हैं। तो यहाँ इसीलिए टाइटल का नाम लिखा है कि सोच अपनी अपनी। हर कोई व्यक्ति अपनी सोच है वो व्यक्त करता है कि ऐसा करने से वैसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा। और जो वो जानते हैं उनके बारे में, उनकी जानकारी है, उनके हिसाब से वो उनको उन सब्जेक्ट पे तर्क करेंगे। तो यहाँ हमें नीचे 2 चित्र दिए गए हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्ष में वाद विवाद करवाए। तो देखिए यहाँ हमें 2 चित्र दिए गए हैं। दोनों चित्रों में क्या अंतर है आपको पता है? नहीं तो मैं बता रही हूँ। दोनों चित्रों में ये अंतर है कि एक चित्र जो ये पहला वाला चित्र है ना, जिनमें नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वो गांव का चित्र है और दूसरा चित्र है वो शहर का चित्र है। दोनों में यही भिन्नता है। उन्हीं के हिसाब से गांव में रहने वाले लोग किस तरह से रहते हैं और शहर में रहने वाले लोग किस तरह से रहते हैं, उन दोनों में अंतर क्या है, ये बहुत कुछ हमें इनके बारे में जानना है। यहाँ इन्हीं चित्रों के आधार पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए पहला प्रश्न है, दोनों चित्रों में अंतर क्या है? तो एक गांव का है, एक शहर का है, और भी बहुत सारे अंतर है। गांव में देखिए ये घर है वो कच्चे होते हैं, शहरों में पक्के होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। गांव में अच्छा वातावरण, कुदरती प्राकृतिक वातावरण मिलता है, जबकि शहर में ऐसा नहीं मिलता। यहाँ नदी बह रही है, यहाँ रोड पे वाहन चल रहे हैं, ऐसा कुछ है ना। तो बहुत कुछ अलग अलग है, मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? आपको कौन सा जीवन अच्छा लगता है, पर क्यों? क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो इन तीनों सवालों के जवाब मैं आपको अभी यहाँ बता रही हूँ। पहला है दोनों चित्र में क्या अंतर है। तो देखिए दोनों चित्र में जो अंतर है वो यहाँ दिया गया है। दोनों चित्र में
दोनों चित्र में से एक चित्र गांव की और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। और नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में है। तो क्या कहते हैं कि लोग इस चित्र में दो तरह के शहरों को दिखाया, एक गांव का चित्र है और एक शहर का चित्र है। दोनों में अलग अलग तरह की रहनी करनी है, पहरवेश उनका अलग है, वहाँ मकान अलग अलग के हैं। तो कहते हैं कि गांव में इतना शहर के जितना सुविधाएं इतनी कम है, पर रहने के लिए बहुत ही शांति है। वहाँ रहने के लिए वातावरण बहुत ही अच्छा मिलता है, प्राकृतिक वातावरण मिलता है। जबकि शहर के अंदर लोग कपड़े अच्छे पहनते हैं, सड़कें अच्छी है, पक्के मकान है, सब कुछ है, पर वहाँ जो गांव में शांति है वो शांति वहाँ कम मिलती है। इस तरह हमें यहाँ एक नगर का चित्र दिया गया और एक गांव का चित्र दिया गया। अब अगला दूसरा क्वेश्चन है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है, क्यों? तो इनका आंसर है, गांव के जीवन में सादगी, सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। मैंने अभी आपको बताया ना कि गांव में रहने का मज़ा ही कुछ अलग है। वहाँ भले शहर की तरह सुविधाएं इतनी ना मिले, पर प्राकृतिक वातावरण इतना भरपूर होता है और उन्हीं के हिसाब से कुदरती सौंदर्य बना रहता है। और हमें वहाँ इतने सारे पेड़ पौधे होने की वजह से हमें जो हवा मिलती है वो भी शुद्ध मिलती है और खाना पीना भी वहाँ शुद्ध मिलता है। लोग गांव में खेतों में ही सब्जी उगाते हैं और वहीं से लेकर खा लेते हैं, तो वो एकदम फ्रेश सब्जी वहाँ मिलती है, दूध वगैरह सब कुछ अच्छा मिलता है। इसलिए गांव में रहने का बड़ा ही मज़ा आता है, वो प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। और आगे नगर, तो कि नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्का मकानों में रहते हैं, नल का पानी पीते हैं और बाज़ार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक या योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में है उतने गांव में नहीं है, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। क्या कहते हैं कि नगर में और गांव में बहुत फ़र्क है। नगर में हमें गांव जैसा प्राकृतिक वातावरण नहीं मिलता, सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं मिलती, पर कहते हैं कि नगर में लोग बड़े फैशनेबल है, वहाँ अच्छी कॉलेज है, स्कूल है और वहाँ तरक्की करने का बहुत सारा प्रबंध हुआ है, बहुत सारे मार्ग खुले हुए हैं कि वहाँ से हम प्रगति कर सकते हैं। नगर के अंदर लोग हैं वो पक्के मकान में रहते हैं, फैशनेबल कपड़े पहनते हैं और नल का पानी पीते हैं। गांव में ये सब कुदरती मिलता है, जलाशय से पानी मिलता है, पर यहाँ ये सब कुछ नहीं है। फिर भी वो कहते हैं कि हमें शहर का ही जीवन पसंद है, क्योंकि यहाँ हमारी प्रगति हो सकती है, प्रगति के बहुत सारे मार्ग खुले रहते हैं
हमें अच्छी शिक्षा मिलती है और हम गांव के हिसाब से यहाँ नगरीय जीवन में रुचिकर लगता है, इसलिए नगरीय जीवन में हम अपनी प्रगति कर सकते हैं, इसलिए उनको शहर का जीवन ही पसंद है, हम सबको। वैसे तो आगे है, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं है तो क्यों? तो क्या कहते हैं कि तालाब का जो हम पानी पीते हैं वो हमारे लिए योग्य है या नहीं? तो उनका आंसर है तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता, क्योंकि तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसके चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं, लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यही सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैज़ा, पेचिश आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है, इसीलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता। इसीलिए तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। अब आगे है, ये जो 3 सवाल थे उनके आंसर मैंने आपको बताया, नीचे दिए गए। अब आगे है, नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। वैसे तो ये जो लेसन है वो हमें क्लास में चर्चा द्वारा करना था, पर अभी क्या है कि कोरोना की वजह से हमारा स्कूल स्टार्ट नहीं है, तो आपको घर बैठे ही पढ़ना है, तो सारी चर्चा मैं ही खुद कर रही हूँ, आपको अपनी चर्चा नहीं बता सकते। इनके ऊपर हमें विज्ञान वरदान या अभिशाप है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पे हमें चर्चा करनी है, अपने विचार प्रस्तुत करने। प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु, अब बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब में से किसी एक पे हमें चर्चा करनी है। तो इनके लिए हमें तो उनका उत्तर ही सीधा मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इक्वेशन जो है ना, कहाँ गया इनका आंसर, मैं अभी तो निकाला था। हाँ, विज्ञान अभिशाप है या नहीं, वही हमें बताना है। तो प्रत्येक वस्तु के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है तो दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान को हम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने उनके अच्छे पहलू यानी अच्छी चीज़ें सामने आती है। तो कि विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जीवित पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रीज, गीज़र, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान में ही विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है। कंप्यूटर देने ये सारे विज्ञान के लिए ही है। दूरदर्शन विज्ञान जो हमें सब कुछ मिलता है ना, वो सब कुछ इन्हीं की देन है, तो हमें वही सब हमारे लिए लाभकारक है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है।
कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है, आज की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। आगे है, इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान के बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल तथा और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इससे संदेह नहीं है कि विज्ञान के अभिशाप है, विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। सच तो यह है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जीवन है वो मानव जाति जो है होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसीलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक विज्ञान का आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वैज्ञानिक सुविधाएं मिली है। क्या कहते हैं कि विज्ञान है वो हमारे लिए एक अभिशाप तो है, पर उनके जो लाभ है वो इतने सारे हैं कि उनके सामने वो सब दब जाते हैं। क्योंकि आज हमें बहुत सारी सुविधाएं हैं वो विज्ञान की वजह से मिली है। लाइट के उपकरणों की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें बिजली से चलाते हैं। अगर वो उनकी शोध नहीं हुई होती तो आज हम जो जीवन जी रहे हैं वो ऐसा जीवन नहीं जी पाते। जैसे पहले आदिकाल में लोग अपना जीवन जीते थे वैसा ही जीवन हम आज भी जीते। इसलिए कहा गया है कि विज्ञान है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। उनके बहुत सारे लाभ हैं हमारे जीवन में, उनके गैर लाभ भी है पर वो लाभों के सामने दब जाते हैं। इसलिए विज्ञान है वो हमारे लिए अच्छा प्रगतिकारक माना गया है। अब आगे है ये हमने देखा। अब आगे है कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। ये आपको अपने विचार बताने हैं कि कलम शक्तिशाली है या तलवार। और दूसरी बात है दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। जो यहाँ हमें चित्र दिया गया है उनके आधार पर उनके प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो पहले हम कौन सी शक्ति है वो बहुत बड़ी है, कलम या तलवार, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो उनका आंसर है यहाँ कलम या तलवार कौन शक्तिशाली है? तो कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति नहीं है, जुड़ी है, दिमाग की शक्ति जुड़ी है। तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानियाँ, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है। तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरे को अच्छा बनाती है। रामायण पर कितने ही रावण राम बन गए और ग्रोथी जी का बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हम। राम बन गए और गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति, रूसो,
वाल्तेयर की कलम की ताकत से ही हुई थी। वाल्तेयर की जो कलम थी ना, उसने लिखा था, उसी के हिसाब से वहाँ की जो क्रांति है ना, राज्य क्रांति, वो हुई थी फ्रांस के अंदर, और सारा तख्ता पलट चुका था वहाँ का। आगे तो कि तलवार है वो रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार में तलवार की उपेक्षा कलम की अधिक शक्तिशाली है। क्या कहते हैं कि कलम है वो कई लोगों के दिल जीत सकती है, वो दूसरों के बारे में अच्छा लिखती है तो सबको अच्छा लिखता है। जो तलवार है वो हमारी स्वरक्षा के लिए ठीक है, पर उनसे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, वो लोगों को मार काटने का काम करती है। इसलिए कलम है वो तलवार से कहीं ज़्यादा बेहतर है, उसको अधिक महत्व दिया जा सकता है, वो अच्छी चीज़ होती है। अब आगे हमें जो यहाँ दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, एक चित्र दिया गया है, उस चित्र के हिसाब से उनके क्वेश्चन आंसर हमें देने हैं। जो ये चित्र है, बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। ऐसा कहा गया है कि धरती जैसा एक दूसरा ग्रह है वो जन्म ले रहा है, तो उनके बारे में हमें यहाँ बताया गया है। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। तो अब यहाँ मैं इनके अंदर पढ़ती हूँ। शिकागो AFP हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्दो गुवार के बौद्ध धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष को उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है, लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया कैरी सिस्से के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। वो क्या कहते हैं कि ये जन्म लेने की, अभी कुछ कह रहे हैं कि अभी किशोरावस्था में, अभी बहुत छोटी, और कुछ कहते हैं कि अभी ये जन्म लेने के लिए बिल्कुल सही अवस्था में है। ऐसा अलग अलग वैज्ञानिक अपना प्रतिभाव देते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। इस सौरमंडल के 2 तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा, जिसमें पानी भी मौजूद होगा। शिष्य कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल को ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है। और क्या कहते हैं, शिष्य कहते हैं कि ये बहुत दुर्लभ घटना है। सूर्य की ओर धूल का जो पर्त चलता है ना, वो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है उनके हिसाब से। और इसके बाहर की ओर बर्फीला बेल्ट से वह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। वो कहते हैं कि उनके आसपास बर्फीला बेल्ट भी बन गया है। जो बेल्ट होता है गोल उनके तरफ, वैसा बेल्ट भी जो यहाँ चित्र में दिखाई देता है ना, लास्ट वाला जो गोल गोल दिखता है आपको, वो उनका बेल्ट दिख रहा है उसको। तो पूरी संभावना है कि उस ग्रह पे पानी भी होगा। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी के
क्रस्ट व कोर का निर्माण हुआ है। जैसे हमारी पृथ्वी बनी है जिन तत्वों से, वैसे ही उनमें भी वो कण पाए जाते हैं, उनमें भी देखने को मिलते हैं। शिष्य के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपे। उन्होंने कहा कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। वो कहते हैं कि ये धरती जो हमारी पृथ्वी है ना, बिल्कुल उन्हीं की जैसा ये ग्रह बनने जा रहा है और ये अद्भुत है। वो कहते हैं कि ये देखने का लावा हमें ये घटना दोबारा, जब पृथ्वी का जन्म हुआ था वैसे ही घटना हमें दोबारा इनके जरिए देखने को मिलेगी। ये शिष्य का कहना है। शिष्य एक वैज्ञानिक है, ये उनका नाम है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्मिथसन स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पहल के झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकते हैं। अभी तो बहुत सारे साल बाकी है, तब तक तो हमारा जीवन होगा भी नहीं। हम तो नहीं होंगे, क्योंकि 10 करोड़ साल तक तो किसी की आयु नहीं है। अभी तो कलयुग चल रहा है, तो हमारी तो 60 साल तक ही ज़्यादातर आयु एवरेज हो गई है, 60-70। कुछ ही लोग हैं जो 100 साल तक जी पाते हैं, पर जो जीते हैं वो अच्छी बात है, वो सब कुछ देख पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। पर कहते हैं कि अभी इन चीज़ों में बहुत टाइम है और वो बिल्कुल ऐसी पृथ्वी जैसी ही एक और ग्रह बन जाएगा और वो सबको देखने के लिए मिलेगा। अब आगे है इनके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो उनका आंसर है, वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा नया ग्रह जन्म ले रहा है। उनके बाद है दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो उनके लिए उनका आंसर है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। जैसे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है वैसे ही कुछ चीज़ें हैं वो इनमें भी हमें देखने को मिले, ऐसा यहाँ कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाइए। तो पहला हमारा जोड़ा है 424 प्रकाश वर्ष, तो उनके आंसर हमें सामने उनके जोड़े के साथ मिलाने हैं। तो 424 प्रकाश वर्ष, तो उनके सामने जवाब आएगा पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। ये जो है ना, ये उनका जवाब आएगा, पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। ये यहाँ है, तो ये जो है इनके साथ जोड़ा जाएगा, पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी, ये उनका आंसर है। दूसरा है 1.6 करोड़ वर्ष, तो उनके सामने आएगा नए ग्रह की उम्र। 1.6 करोड़ वर्ष, अभी नया ग्रह बना नहीं है पर वो बन जाएगा। कब तक? तो के 1.6 करोड़ वर्ष के बाद वो बनेंगे। उनके बाद है 10 करोड़ वर्ष, तो 10 करोड़ वर्ष है वो पूर्व ग्रह के 10 करोड़ वर्ष है वो पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय है। पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला वो समय है। उनके बाद है स्पिट्ज़र स्पेस, तो स्पिट्ज़र स्पेस है वो नासा का एक टेलीस्कोप है। क्या है? नासा का वो एक टेलीस्कोप है। और उनके बाद है कैरी शिष्य,
तो वो एक वैज्ञानिक है। ये वैज्ञानिक का नाम है कैरी सिस्से। और इन्हीं के आधार पर हमने ये जोड़े मिलाए। हमें जो यहाँ ऊपर दी गई माहिती थी उन्हीं के आधार पर हमें ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर यही रहेगा जो हमने आपको बताया है। अब आगे है हमारा स्वाध्याय इस चैप्टर में। तो अब आगे हमारा स्वाध्याय रहेगा। स्वाध्याय में हम आगे करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो हमें यहाँ उपसर्ग लगाकर जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को फिर से लिखना है। यहाँ अलग अलग उपसर्ग हमें दिए गए हैं, वि, प्र, अ, दूर, अद, निर, गैर वगैरह। तो ये हमें लगाकर यहाँ नए शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल हमें दिया गया है भिन्न, उसी तरह से हमें दूसरे बनाने हैं। देश, तो देश के आगे हम भी लगाएंगे उपसर्ग, तो विदेश बनेगा। फिर है पक्का, तो अधपक्का, ये अध हमने यहाँ जो दिया गया है तो अधपक्का। गम, तो दुर्गम यहाँ हमें दिया गया है। उनके बाद है योग, तो प्रयोग, आगे हम लगाएंगे प्र। उनके बाद है जीव, तो उनको आगे हम लगाएंगे नी, जो ये आधा खोड़ा हुआ है ना वो नीर, तो निर्जीव। उनके बाद है बल, तो बल के आगे हम लगाएंगे निर्बल, जैसे निर्जीव बना है वैसे ही निर्बल। उनके बाद है समझ, तो गैर समझ, ये जो लास्ट वाला वर्ड दिया गया है। उनके बाद है सुविधा, तो उनका बनेगा वर्ड असुविधा। उनके बाद है वांछित, तो उनका बनेगा अवांछित। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। जैसे हमने आगे किया वैसे यहाँ प्रत्यय लगाना है हमें। तो पहला यहाँ हमें दिया गया है उदाहरण, नियम प्लस ईत बराबर नियमित। उनके पीछे ईत लगता है तो वो पूरा शब्द बन जाता है, नियत तो नियमित, वैसे ये उनके प्रत्यय लगाने का। जैसे ही यहाँ दिया गया है विदेश, तो उनका वर्ड बनेगा विदेशी। उनके बाद है प्रकृति, तो उनका वर्ड बनेगा प्राकृतिक। उनके बाद है पुत्र, तो उनका बनेगा पुत्री। उनके बाद है लापरवाह, तो लापरवाह का बनेगा लापरवाही। उनके बाद है चंचल, तो उनका वर्ड बनेगा चंचलता। उनके बाद है यंत्र, तो उनका वर्ड बनेगा यांत्रिक। और उनके बाद है मानव, तो उनका बनेगा मानवता। और लास्ट वर्ड है हंस, तो उनका बनेगा हंसी, हंस तो हंसी। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। यहाँ हमें एक चित्र दिया गया है जिसमें एक लड़की घड़ी के पास खड़ी है और उनके आधार पर हमें घड़ी और लड़की को जोड़कर एक काव्य की रचना करनी है। तो यहाँ एक लाइन भी दी गई है, घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है। आगे हमने जोड़ा है, घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है, दिन हो चाहे रात हो, झाड़ा या बरसात हो, कभी नहीं तू रुकती है। क्या कहते हैं कि घड़ी है वो दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो जो कुछ भी हो, फिर भी वो कभी रुकती नहीं है, घड़ी हमेशा चलती ही रहती है। ये यहाँ हमें इस कविता के आधार पर बताया गया है। झाड़ा या बरसात हो, झाड़ा यानी सर्दी का जो मौसम होता है ना उसको झाड़ा बोलते हैं, और बरसात यानी तो बरसाती होता है। तो कि कोई भी सीज़न हो कोई भी ऋतु हो, फिर भी घड़ी तो अपना काम करती है, वो आगे आगे चलती ही रहती है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4, देश की उन्नति विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? अब सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताए।
अपने कारण सहित आपको अपने मित्र को पत्र लिखकर बताना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपको एक कारण भी बताना है कि क्यों आप किसान बनना चाहते हैं या सैनिक बनना चाहते हैं। तो इनका आंसर यहाँ है, ये पत्र है, यहाँ पत्र लिखा है। देश के नीति विकास के लिए आप कारण सहित पत्र लिखे, क्या बनना चाहते हैं। तो पहले अपने दोस्त का नाम, पता और उनके बारे में पत्र है। प्रिय मित्र राज, सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों बाद तुम्हारा चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाई। पत्र में तुमने पूछा है किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है। बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक, जवान, सैनिक यानी जवान, दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूँगा। वो क्या कहता है अपने मित्र को कि तुम्हारा सवाल बहुत टेढ़ा है, क्योंकि हमारे देश के लिए तो किसान भी ज़रूरी है और सैनिक भी ज़रूरी है, जवान भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश की रक्षा भी करना ज़रूरी है ना। अगर देश में कोई ऐसा अनुशासन नहीं होगा तो सब बेफाम अपनी तरह से रहेंगे और हमारी सरहदों पे कोई भी आ जाएगा, चला जाएगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए वो कहता है कि किसान भी ज़रूरी है और सैनिक बनना भी ज़रूरी है, पर मैं इनमें से किसान बनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। आगे वो कहते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है अभी? तो कि हमारे देश की जनसंख्या है उनमें बहुत ही इजाफा हो रहा है, वो बहुत सारी बढ़ रही है। आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अनाज महंगे हैं, दालें महंगी है, मसाले महंगे हैं और तेल भी महंगा है। ये चीज़ें सबको सुलभ नहीं है। देश में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, क्योंकि उनको ज़रूरी पौष्टिक आहार नहीं मिला। इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। खेतों में अनाज, दालें, तिलहन, सब्जियां आदि भरपूर पैदा होगी, तभी सबको सुलभ होगी। देश के जवानों को भी खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में किसान बनना ही पसंद करूँगा। इस पत्र के उत्तर में तुम अपनी पसंद के बारे में ज़रूर बताना। शेष सब कुशल है। तुम्हारा प्रसाद परीख। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। यहीं आपका चैप्टर समाप्त होता है और इनके साथ आपका स्वाध्याय भी। थैंक यू स्टूडेंट।